हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत का जो 7th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम 7th पार्ट डिस्कस अब हमारा एम लक्ष्मीकांत का स्टार्ट होगा। ऑलरेडी हमने एम लक्ष्मीकांत की अगर बात करें तो 126 से ज़्यादा लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए हैं। यानी कि जिसमें हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक जितने भी जो चैप्टर हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि आज के वीडियो में हम चैप्टर 42 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा इलेक्शंस कमीशन, यानी कि जिसे हम चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारी कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कराता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी 2024 का भी इलेक्शंस आ रहा है, तो इस तरीके से जो आपका इलेक्शंस कमीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। करंट अफेयर्स में भी आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसके क्या रोल रहते हैं, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें आज हम चैप्टर 42 में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो चैप्टर 42 होगा हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्शंस कमीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रिगार्डिंग में क्या बात कर रखा है, क्या प्रोसेस है रिमूव करने के और रिमूवल प्रोसेस का। बाकी जो टॉपिक होंगे उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंदी ना रहे। शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा ब्रीफली डिस्कस हो सके, और बाकी हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, इस पार्ट के अंदर यानी कि जो हमारा चैप्टर जो एम लक्ष्मीकांत को 7th पार्ट स्टार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पार्ट 7 कंप्लीट होने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 8 है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्शंस कमीशंस, यानी कि आज की वीडियो में हम इलेक्शन कमीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब 42 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 43, जो कि है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि आज के टाइम में बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक ड्रीम रहता है कि वो अपना यूपीएससी क्वालिफाई करे। तो हम सेकंड नंबर जो 43rd चैप्टर का यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। 44th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में। 45th चैप्टर में 45 के चैप्टर में हम फाइनेंस कमीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 46 चैप्टर में हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। चैप्टर 47 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। चैप्टर 48 में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पर, यानी कि जो आपका लैंग्वेज के आधार पर देखने को मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 49 में हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 50 में हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, और चैप्टर 51 में हम एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे चैप्टर हम पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 8 जो होगा हमारा वो होगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी कि आप ये इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि एम लक्ष्मीकांत में हमने 1 से लेकर के चैप्टर 41 तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन, जो कि हमारा इलेक्शंस कमीशन, जिसे हम कहते हैं चुनाव आयोग। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं तो देखिए, चुनाव आयोग में अगर हम बात करें तो जो इलेक्शंस कमीशन है उसका मेन काम क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर, चाहे आप लोकसभा का इलेक्शंस की बात कर लीजिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस की बात कर लीजिए या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात कर लीजिए, तो किसके द्वारा ये इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं? तो ये इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा ही इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो एक इलेक्शंस कंडक्ट इंस्टीट्यूशंस है वो आपको कौन देखने को मिलेगा? इलेक्शंस कमीशन ही देखने को मिलेगा। तो इलेक्शंस कमीशंस हमारी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडीज है, यानी कि बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग में आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा चुनाव आयोग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा ही क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बाय कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें क्या है इस्टेब्लिश किया गया, और उन्हें कुछ स्पेशल रूप से क्या है पूरे देश में, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर जो इलेक्शंस है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में क्या है, आपको 3 टायर की गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। अब 3 टायर की गवर्नमेंट में आपका क्या है, पहला आता है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट,
दूसरा देखने को मिलेगा स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, और तीसरे पे आपको देखने को मिलेगा लोकल लेवल की गवर्नमेंट। तो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा ना, तो इसका इलेक्शंस कंडक्ट कौन कराता है? स्टेट का इलेक्शंस कमीशन क्या कराता है? इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। लेकिन बाकी जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, प्रेसिडेंट का हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, इन सबको इन सबका इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? तो जो सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शंस कमीशन है वो कंडक्ट कराता है। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में आर्टिकल 324 किसके बारे में बात करता है? इलेक्शंस कमीशंस के बारे में बात करता है। तो जैसे भी मैंने बताया कि देखिए इलेक्शंस कमीशंस किस किस का इलेक्शंस कंट्रोल करता है। तो देखिए चाहे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में आपका हो गया लोकसभा, या हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा ही इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। और लेकिन लोकल लेवल की बात करते तो वो सेंट्रल लेवल का इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है इलेक्शंस कमीशंस के बारे में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। तो देखिए ये चीज आपको क्लास 9th का जो इंस्टीट्यूशनल वर्किंग है ना, तो उसमें भी आपको क्या है इलेक्शंस कमीशंस के बारे में देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर आपको ये टॉपिक बकायदा मिल जाएगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो एक कमेटी थी महेंद्र सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शंस कमिश्नर्स की कमेटी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि आर्टिकल 324 के तहत जो इलेक्शंस कमीशन है उनकी क्या है आपको क्या देखने को मिलेगा कि यानी कि एक व्यापक अधिकार उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था, जो कि क्या रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा और निष्पक्ष रूप से क्या है चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं करने की उन्हें इजाजत दी गई थी, यानी कि परमिशन दिया गया था। यानी कि आप ये समझिए जो इलेक्शंस कमीशन है उसको एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी भी रखा गया है। मेन कारण क्या है इंडिपेंडेंट बॉडी रखने का? ताकि ये फ्री एंड फेयर तरीके से क्या है इलेक्शंस कंडक्ट करा सके। तो इसीलिए आपको ज्यादातर टाइम पे क्या अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है इलेक्शंस के टाइम पे जो सारी पावर आ जाती है वो किसके पास आ जाती है? इलेक्शंस कमीशंस के पास में आ जाती है। ठीक, किसके पास देखने को मिलेगा? इलेक्शंस कमीशन के पास। इलेक्शंस कमीशंस के पास आपको ये सारी बॉडी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे नोट्स, अगर आप चाहें नोट्स बनाने के लिए तो आप अगर हिंदी के स्टूडेंट है तो आप हिंदी मीडियम में भी बना सकते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं कंपोजिशंस। कंपोजिशंस का मतलब आप एक तरीके से ये भी कर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस कमीशन है वो बना है। तो देखिए अगर हम ओरिजिनली बात करते हैं कि जो मूल रूप से हमारी कंट्री के अंदर जो कमीशंस को कंप्राइज्ड किया गया था, कंपोजिशंस आपको देखने को मिलेगा, ओनली 1 कमिश्नर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं ड्यू टू द जो इलेक्शंस कमिश्नर है इसमें अमेंडमेंट किए गए थे किसके तहत? तो इलेक्शंस कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत क्या है इसमें मल्टीपल मेंबर्स को ऐड कर दिया गया। तो अगर हम करंट टाइम पे अगर हम इलेक्शंस कमीशंस की बात करते हैं तो उसमें 2 इलेक्शंस कमिश्नर्स क्या है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और एक आपका चीफ इलेक्शंस कमिश्नर रहता है। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि जो इलेक्शंस कमीशन है इसमें टोटल 3 मेंबर रहते हैं। पहला एक मेंबर होगा चीफ इलेक्शंस कमिश्नर, और जो 2 मेंबर होंगे वो क्या रहेंगे? इलेक्शंस कमिश्नर रहेंगे। क्या रहेंगे? वो इलेक्शंस कमिश्नर रहेंगे। तो इलेक्शंस कमीशन क्या रहेगी आपका? 3 बॉडी यानी कि 3 बॉडी का इलेक्शंस कमीशन रहता है। यानी कि इलेक्शंस कमीशन में आपको 3 मेंबर देखने को मिलेंगे। कई बार मेंबर्स के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर देखिए बात करते हैं जो इलेक्शंस कमीशन है उसमें जो यानी कि जो कमिश्नर हैं, दोनों कमिश्नर और चीफ इलेक्शंस कमिश्नर, उनकी पोजीशंस के लिए क्या है जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए अगर हम उनकी पोजीशंस की बात करते हैं तो वो 6 साल के लिए क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं, या उनकी एज 65 ना हो जाए तब तक वो क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं।
यानी कि अगर वो उनकी जो सर्विस आपको देखने को मिलेगी 6 साल या 65 ईयर तक आपको देखने को मिलेगा इनकी सर्विसेज जो रहती है। फिर देखिए अगर हम इनकी स्टेटस की बात करते हैं, यानी कि वर्तमान अभी करंट टाइम पे अगर हम अगर हम उनकी अगर स्थिति की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनके द्वारा क्या है बराबर, यानी कि उनकी स्थिति किसी मतलब उनकी जो सिचुएशंस रहती है, उनकी जो स्टेटस रहता है वो किसके बराबर रहता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही उनकी क्या रहती है, पोजीशंस रहती है। और उनको जो भी वो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं या जो भी उनको पे दिया जाता है, जो भी पे वो रिसीव करते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसके बराबर ही होती है। ये सारी स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि इसी के स्टेटमेंट में के रिगार्डिंग में आपसे हो सकता है कि सवाल पूछ ले प्रीलिम्स के अंदर, मेंस पे हो सकता है क्या आपके लिए बाकायदा ये क्या है सवाल पूछते स्टेटमेंट के फॉर्म में कि किस तरीके से चैलेंजेस देखने को मिलता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के टाइम के लिए। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा किसके बारे में, रिमूवल ऑफ इलेक्शंस कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करें जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर होते हैं वो ऑफिस प्रोटेक्टेड रहते हैं, यानी कि रिमूवल एक्सेप्ट बाय द सेम प्रोसेस ऑफ द सेम रीजन ऑफ एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए, सेम वही प्रोसेस और सेम वही रीजन होना चाहिए किसको हटाने के लिए, इलेक्शंस कमिश्नर्स के चीफ को उनके पोस्ट से रिमूव करने के लिए। यानी कि आप ये समझिए कि मान लीजिए कि जो चुनाव आयोग के मामले में यदि उन्हें रिमूव करना है वो तभी हटाया जा सकता है जब रिकमेंडेशंस हो जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर्स हैं सेम रूल्स अप्लाई होती है रीजनल कमिश्नर्स के ऊपर। मतलब कि अगर चीफ इलेक्शंस कमिश्नर को हटाना हो तो केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, और यही नियम जो रीजनल आयुक्त है उस पे भी क्या होता है, यानी कि जो रीजनल कमिश्नर है उस पे भी ये इम्प्लीमेंट होता है। देखिए जहाँ तक बात करते हैं जो इस्तीफा यानी कि रिजिग्नेशंस देने का जो सवाल है, तो वो चुनाव आयोग और यानी कि जो इलेक्शंस कमिश्नर्स होते हैं और जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर्स होते हैं, तो दोनों के पास क्या है अपने अपनी यानी कि अपनी जो अगर हम बात करते हैं जो उनकी अथॉरिटी है या जो उनके पास जो भी नॉलेज है या जो उनके विवेक है से वो इस्तीफा देने का उनके पास आपको क्या है राइट्स देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये समझिए कि वो बहुत ही अगर रेजिग्नेशंस देना चाहें चीफ यानी कि चीफ इलेक्शंस कमिश्नर या इलेक्शंस कमिश्नर, तो अपनी सूझबूझ से अपनी समझदारी से वो क्या है उनके पास ये राइट्स है कि वो रेजिग्नेशंस दे सकते हैं। लेकिन उन्हें हटाने के लिए सेम वही प्रोसेस वही रीजन है जैसे अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना हो। और देखिए बात करते हैं और उनके अगर कार्यकाल को पूरा करने से पहले हटाया भी यानी कि और फिर बात करते हैं तो अधिकार है और उन्हें उनकी निर्देशित कार्यकाल के पूरा होने से पहले हटाया भी जा सकता है। फिर देखिए प्रोसेस की बात करते हैं किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है जो इलेक्शंस कमिश्नर है। तो देखिए अगर द रिमूवल प्रोसेस फॉर द चीफ इलेक्शंस कमिश्नर्स माइनर्स डेट अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड कैन ओनली बी एक्सिक्यूट बाय द पार्लियामेंट। मतलब इसका समझिए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए प्रोसीजर है, ठीक उसी तरीके से इलेक्शंस कमिश्नर को रिमूव करने का सेम वही प्रोसेस है। और इसे केवल यानी कि ओनली ऑन क्या है पार्लियामेंट में ही इसे क्या है हम बात करते हैं एग्जीक्यूट किया जा सकता है। या हम बात करते हैं जो रिमूवल है तो संसद के द्वारा यानी कि ये प्रूफ कर दिया जाता है साबित किया है यानी कि ये प्रूफ कर दिया जाता है कि दुर्व्यवहार है या वो कैपेबल नहीं है के आधार पर ही तभी क्या है चीफ इलेक्शंस कमिश्नर या इलेक्शंस कमिश्नर्स को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। फिर देखिए अगर टू इफेक्ट द रिमूवल यानी कि जो निष्कासन को जो प्रभावित करने वाली बात है एक विशेष बहुमत की इसमें क्या है आवश्यकता होती है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है वोटिंग में प्रेजेंट में, तब जाकर के एडिशंस टू सपोर्ट किसके ओवर द हाफ ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेस।
तब जाकर के क्या है किसी भी इलेक्शंस कमिश्नर या चीफ इलेक्शंस कमिश्नर को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। फिर देखिए ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इम्पीचमेंट, अगर हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रेसिडेंट को जब उनके पोस्ट से रिमूव करना हो तो हम उस जगह पे क्या यूज करते हैं? इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं। यानी कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है उसका जो उपयोग है वो मुख्य यानी कि जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर उनको हटाने के लिए संविधान में अभी क्लियरली मेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे किसके रिगार्डिंग में? चीफ इलेक्शंस कमीशन के रिगार्डिंग में। जैसे हमने क्या क्या डिस्कस किया आज की वीडियो में? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्शंस कमीशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 324 क्या कहता है, महेंद्र सिंह गिल वर्सेस जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया, रिमूवल ऑफ इलेक्शंस कमिश्नर के बारे में डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है उसको अपने पोस्ट से रिमूव करने का। बाकी के जो टॉपिक रह गए उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारा जो वीडियो पैटर्न है अभी किस पैटर्न पे चल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें आपको मंडे से लेकर के फ्राइडे तक इंडियन पॉलिटी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम अभी एम लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं। सैटरडे को आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस देखने को मिलेगा, जिसमें अभी हमारा पॉलिटी सीरीज चल रहा है और हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पैटर्न में अभी हमारा वीडियो क्या है चल रहा। अब देखिए हमने कंप्लीट क्या क्या कर लिया वो बता दूं। तो अगर हम कंप्लीट की बात करें तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस थी एनसीईआरटी की वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो सारी प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं क्लास 9th की आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही हमारा पॉलिटी खत्म होगा तब उसके बाद हम क्लास 10 की इकोनॉमिक डिस्कस करेंगे। उसमें मात्र एक चैप्टर रह गया है, उसको भी किसी दिन कंप्लीट करके 10th क्लास की भी इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की बात करें जो कि हमारा क्या है यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे यूनिट वन है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 556 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए। वो क्वेश्चंस जो कि 1995 से लेकर के 2021 तक में प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए सिर्फ हिस्ट्री से। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले अगर हम बात करें जो कि आपका यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट था, पंचायत और पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो मैंने भी बता दिया। जब हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे हम जियोग्राफी, यानी कि जो हमारा यूनिट 3 होगा वो होगा जियोग्राफी का। और जियोग्राफी खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स। तब तक हमारा इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का वो आपका क्लास 9 से लेकर के 12 तक भी कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम एनसीईआरटी में या तो जियोग्राफी या हम हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। तो इस पैटर्न में आपको आगे की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। अब वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन आपको देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।